हमें वो बचपन का याद है कि कैसा गैराज था, डैडी कितनी मेहनत करते थे और वो आते थे तो पूरे न कपड़े ऐसे हो रहे हैं और काले हाथ बिल्कुल। उन्होंने बहुत मेहनत करी, ही सेल्फ मेड मैन है। कई लोग सोचते होंगे कि ये काम जो है मैकेनिक जो कहलाते हैं कि वो तो ऐसे ही है, लेकिन ये काम भी बहुत अच्छा है। और ये एक एक चीज़ इतने पैशनेट तरीके से करते हैं कि मज़ा आता है देखने में। उसी में उनका पैशन है, वही उसी में ही उनका घूमना फिरना, खाना पीना, शौक, जितने शौक हैं वो उसी के ज़रिए सब पूरे करते हैं। कार्स के अलावा उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ही इज़ व्हाट ही इज़। उनको उनका स्टाइल, पर्सोना कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं पा सकता है। ही इज़ ऑलमोस्ट 73। आज भी वो टचवुड बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ मेड है, एनर्जेटिक है। इस एज में आने के बाद भी जो उन जीने की जो ख्वाहिश है उनके अंदर, वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी। बाइक का उन्हें इतना जुनून था और उनकी जो बाइक की आवाज़ थी वो मुझे आज भी कानों में, इन्हें मुझे इतनी पसंद है वो बाइक, और उनके हॉर्न की आवाज़ तो इतनी इन्हें पेटेंट है। He has another hobby kind of interest that is poems and शायरी। और उनसे शायद मैं कहूँगा कि डैडी अपनों को अभी गाड़ी से बॉम्बे चलना है कार से, तो वो कहेंगे बोला बेटा 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 चलो अभी चलते हैं। इस एज में भी इतना करेज। उनको हमेशा ब्रिटिश बाइक से ज़्यादा लगाव है और उनको आज की तारीख में भी हार्ले साइड में उनको बुलेट ही पसंद है। बचपन से हम समझ गए थे कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बी इट कार्स, बाइक्स, ऑटोमोबाइल्स, विंटेज कार्स। और मेरे ग्रैंडफादर ही नहीं बल्कि मेरे फादर भी, तो ये एक काइंड ऑफ कल्चर, एक ट्रेडिशन है हमारी फैमिली का। उनको इतना शौक है बाइक का, इतना मैंने बचपन से देख रही हूँ कि वो बाइक के बहुत ज़्यादा शौकीन है। आज भी डैडी के ऊपर प्यार आता है तो एक खौफ जैसा जो होता है वो घर में हमेशा रहता था। हम शो नहीं कर पाते उनको, यानी दिल चाहता है कि उनको लिपटाए। यानी हम लोग बहुत डरते थे डैडी से, हम लोग बाहर खेलने भी नहीं जाते थे। नाना, I really love you. उनको प्यार करें लेकिन नहीं कर पाते। He's a true inspiration. He's a living legend. हर शख्स अपने आप को शादाब करना चाहता है। शादाब करने के मायने होते हैं खुश करने के, तो हर शख्स अपने आप को शादाब करना चाहता है। ये नाचीज़ आप सबको आदाब करना चाहता है। वो दिन बड़ा खुशनसीब दिन था जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, और वो तारीख है 27 जुलाई 1942। पहले मेरी 2 बहनें थीं, उसके बाद मैं आया, और मैं बड़ा खुशनसीब था जो अच्छे माँ बाप के घर मेरा जन्म हुआ, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत साथ खैरियत के बहुत अच्छे से रखा। मेरे माँ बाप ने बहुत संभाला। मेरे फादर का नाम बशीरुद्दीन था। वो DRP लाइन में एक मैकेनिक की हैसियत से काम करते थे। उस वक्त हम बच्चे थे, कुछ ज़्यादा समझते नहीं थे काम के मामले में। कभी चले जाते थे उनके साथ, उनका काम देखते थे, बड़े खुश होते थे। और जेल रोड पे बिल्कुल लाइन के नज़दीक ही हमारा मकान था। वहाँ से सारे मील के लोग मील जब छूटते थे, बड़ी भीड़ होती थी, उनको देख के कहीं आना जाना था नहीं। वो काम सीख के धीरे 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 करके जब हमने गैराज लगाने की कोशिश करी तो हमारे बाप बहुत नाराज हुए और खुश भी हुए कि साले ये गैराज लगाएंगे, पाने वाने कुछ थे नहीं। थोड़ा सा एक डब्बा था और डब्बे में 10, 15, 20 पाने थे जो साइकिल वाइकिल रिपेयर करते थे। उससे लेके मैंने शुरुआत करी अपने काम की। और मेरे फादर के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत, भाई लोग इतने सब थे, और मेरे को लगता था ये अकेला इंसान कमाने वाला है और इतने सब खाने वाले हैं। उस वक्त जो भी मैं कमाता था वो लाके घर देता था। उनको एक दफ़ा एक मामूली सा ऑपरेशन कराया था फेस्टुला का, उनसे उससे पूरा धड़ पैरालिसिस हो गया था। हमने 8 साल तकलीफ उठाई,
एक दिन मुझे बुलाया, बाहर बैठे हुए थे, मील छूटा था, एक फोर्ड फैल्कन थी मेरे पास, बड़ी लंबी गाड़ी, उससे जब मैं गया तो पुलिस वाले थे, गाली वाली बकने में तो पीएचडी करे हुए थे वो। तो वो जब मैं गाड़ी से उतरा तो डंडा उठाया, बोले साले हम ऐसे जूते पहनते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, बहुत डांटा। तो मैं उनको फिर बिठा के ले गया बाजार। उस जेब में मेरे 850 रुपये थे, उस 850 में उनको 2 टोपी दिलाई, 2 तहमत दिलाई, 2 कुर्ते का कपड़ा दिलाया, पिलो कवर दिलाए, ये सब दिलोगे वो 800 रुपये खत्म करती है। जब घर पे लाके उतारा और मैंने उनसे कहा भक्त साहब ठीक है, अरे बोले कोई एहसान कर रहे हैं तेरी, फिर उठाया डंडा महीने का साहब। तो पहला के बुजुर्ग ऐसे थे मगर मोहब्बत बहुत रखते थे। वापिस जब मैं आया तो हमारी मदर थी, स्टेप मदर, उन्होंने बताया भैया बहुत रोए और बहुत दुआएं दी। तो आज ये उनकी दुआओं का सदका है जो आज मैं बहुत मजे में हूँ, किसी का मोहताज नहीं हूँ सिवाय अल्लाह के। मुझे परनपुली बहुत पसंद थी, जिसके बीच में लेर भरते थे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन बना रही थी और मैं उसको धीरे धीरे करके खा रहा था और वापस रोटी चिपका के रख देता था। दूसरी रोटी पे मुझे देख लिया और मेरे को जो चुमटा मारा तो मेरे घुटने में लगा और मैं बहुत रोया और मेरे को कलेजे से चटाया। वो दिन आज भी मुझे याद आता है। और मेरी माँ की एक बात और बताऊँ आपको, मैं स्कूल जाता था और मेरा घर सबसे दूर था स्कूल से। तो जब रिजल्ट आया और सब बच्चे पास हुए, हम भी पास हुए, मगर क्या मालूम क्या ग्रेस मार्क लेके पास हुए, कोई जीनियस तो थे नहीं पढ़ने में। सबों के घर उतार आया तो सबके माँ बाप ने बच्चों को बड़े कलेजे से लगाया, बड़ा प्यार करा। मेरे को देख के लगा मेरी माँ भी बहुत खुश होगी। मैं जब आया लाइन में और मैंने उठाया, मैं आपा बोलता था मेरी माँ को, आपा सो रही थी तो उठा मैं, तो नींद में उठा दिया। गुस्से में आके क्या है तो मैंने कहा मैं पास हो गया। तो एक रिपट दिया मुझे कस के, बोले कि भाड़ में जा साले पास हो गया। तो इस तरीके की मोहब्बत थी। उससे पढ़ाई में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, अपने काम धंधे में रहे और बहुत कम हमारे साथ रही। मगर वो बड़ी भोली, बड़ी सीधी औरत थी, बड़ी मेहनत करती थी और हमेशा दुआएं देती थी कि बेटा इन बच्चों का ख्याल रखना, इन बच्चों को पूरी तमन्नाएं पूरी करना, अल्लाह मियां तुझे बहुत देगा। और उनके पेट में एक ट्यूमर था जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं फर्स्ट टाइम उनको बॉम्बे ले गया और जब गोरीबंदर स्टेशन पर उतारा तो बहुत रोई कि भैया भीड़ में कहाँ ले आया मेरे। फिर एक विक्टोरिया में बिठाया, विक्टोरिया में बैठने के बाद मेरे प्यारे मियाँ, मेरी बहन का मियाँ वहाँ रहते थे जब शादी नहीं हुई थी। उनके कमरे घर में जगह दी रहने को। एशिया का एक सबसे बड़ा डॉक्टर है बोर्जियस, उसको जब दिखाया उस वक्त अपना कोई वसीला नहीं था, जिस कपड़ों में गए थे उसी कपड़ों में 8 मास तक रहे, ना ब्रश ना कुछ। उसने मेरे को बुलाया कि कौन है इनके साथ। तो मैं अंदर गया तो बोले कौन है ये। तो मेरी माँ है। बोले यार जितनी जल्दी हो सके इसको ले जाओ जहाँ की भी है, ये भाई 2-4-10 रोज की मेहमान है। और मेरी माँ कैंसर नहीं, पढ़ी लिखी नहीं थी तो कैंसर बोलती थी। मैं बाहर आया तो मैंने अपने आंसू पोंछ के बिल्कुल होश हवास में आया। तो मस्जिद ने क्यों बेटा क्या हुआ? अरे मैंने कहा साले साहब झूठ बोलते, कोई कैंसर नहीं, चलो अपने को दूर चलना है। यहाँ लेके आए, 10-12-15 रोज रही और मेरे फादर को मैंने सब हकीकत बता दी। बहुत रोए। मैंने कहा रोने से क्या होता है। और नागू का हॉस्पिटल था अपने गुरुद्वारा जो है सरदारों का, उसके पास में, वो एडमिट थी। बस रात को उनका फोन आया, उन्होंने अपने सीने पे मेरा सर रख के जो भी आज तक होने वाली चीजें वो सब बताई मुझे। बेटा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, भाइयों का ख्याल रखना, बहन की शादी करना, बहन का दहेज इतना इकट्ठा करा, इतना नहीं है, इतना करना, मालिक तेरे को बहुत देगा। वो सब सुन के घर आया और 3 बजे खबर आई और ट्यूमर बस्ट हो गया। उस टाइम टेम्पो चला करते थे, तांगे चला करते थे, उसमें बॉडी रख के लाए। घर पे सारे बच्चे आसपास बैठे थे, बीच में पलंग था, माँ उस पर लेटी थी और एक चिमनी रखते थे। एक दीवार के अंदर होल था, उस पर एक चिमनी रखते थे। उस चिमनी से दोनों तरफ उजाला होता था। ये गुर्बत थी हमारे घर की। और बस मेरे मफलर गिरा चिमनी पे, चिमनी बंद हो गई और मेरी माँ का दम आखिर हो गया। मेरा सबसे छोटा भाई 1.5 साल का था जो आज दादा नाना बन गया है।
उसको भी कब्रिस्तान साथ ले गए। तो ये तकलीफ वाली बातें हैं। और मैंने माँ की जितनी खिदमत करी, जितना प्यार देखा, दूसरे भाइयों ने बेचारों ने ज्यादा देख नहीं सके। जिसके किस्मत में जितना था वो मिला। और छोटे छोटे बच्चे तो महरूम ही रह गए कि माँ थी कैसी। हमने तो माँ का तस्वुर है, माँ कैसी थी याद है, माँ बात कैसी करती थी। एक तांगा था, एक ही तांगा रहता था हर सदी पे पटरीनाथ मंदिर के वहाँ। एक मोहम्मद करके तांगे वाला हमारे घर आता था, हम बुलाने जाते थे। उस पर हमारी माँ बिल्कुल चारों तरफ पर्दे लगते थे, माँ हमारी उसमें बैठती थी और हम एक सितारे वाली टोपी लगा के आगे बैठते थे ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये मिस्त्री बाबा के घर का तांगा जा रहा है। फिर हमारे नानी के घर जाते थे, सर्दी हमारे नानी के घर रहते थे क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती थी। इस तरीके से हमारी माँ, हमारी नानी धीरे धीरे करके सब लोग चले गए। मेरा नाम महमूदा है, लेकिन महमूदा कोई बुलाता नहीं है। मेरे डैडी ने मेरा नाम दिया गुड्डो, जो आज तक सभी लोग गुड्डो ही बुलाते हैं। इवन ससुराल में भी कभी किसी ने महमूदा बुलाया ही नहीं। तो गुड्डो नाम एक ऐसा नाम है जो मेरे डैडी का दिया हुआ है और मुझे बहुत प्यारा है वो नाम। और डैडी, मैं उनकी सबसे बड़ी औलाद हूँ, सबसे बड़ी बेटी हूँ। और डैडी मेरे को ऐसा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे चाहते हैं। सबको अपने बच्चे सब प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी लाडली हूँ और सबसे पहला औलाद हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं। मेरा नाम फहमीदा कुरैशी है और मैं फिरोजुद्दीन कुरैशी की सेकंड बेटी हूँ। और मैं शादी के बाद भी मेरा सरनेम कुरैशी ही रहा, क्योंकि मेरे ससुराल भी कुरैशी की फैमिली थी। मेरी पैदाइश 1969 की है। जब से पैदा हुआ तब से गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स देखे हैं। और बचपन में छोटा था जब, तो फादर के साथ हमेशा वर्कशॉप जाते थे हम, वहाँ देखते थे बुलेट का बहुत काम होता था। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ भी आती थी। आज भी डैडी के ऊपर प्यार आता है तो हम शो नहीं कर पाते उनको, यानी दिल चाहता है कि उनको लिपटाएं, उनको प्यार करें, लेकिन नहीं कर पाते। वही लिहाज, एक बचपन का जो लिहाज है वही चला आ रहा है। और वो हम तीनों भाई बहन के साथ है। वो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बस वही बात है कि उनके साथ खुले नहीं हैं। आज काफ़ी यानी वो हो गए हैं, वो लीनियंट हो गए हैं बहुत। अभी पहले से बहुत फ़र्क आया है उनमें। तो वो अभी अब वो चाहते हैं कि हम लोग क्लोज आए, हम तीनों उनसे खुश होके मिलें, खुश यानी बहुत सारी चीज़ें शेयर करें। लेकिन हम चाह के भी तीनों नहीं कर पाते हैं। लेकिन मोहब्बत तो है, डैडी हैं तो बेइंतहा मोहब्बत है उनसे। और कहते हैं कि सब लोग कहते हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं मीन्स अपने यानी बोलना चाहिए मैं शी फिरोजुद्दीन, मैं डैडी की रेप्लिका हूँ। यानी उनका मिजाज और मेरा मिजाज काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। यानी अगर आप बोलोगे 100% तो 90% तो मैं अपने डैडी जैसी हूँ। फादर हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं हमको, बहुत मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर्स हैं मेरी, हमेशा डर रहा, हमेशा खौफ रहा फादर का। तो एक एडवांटेज ये भी रहा कि हम किसी गलत चीज़ के बारे में या कोई गलत लाइन या कोई उसके बारे में कभी हम सोच ही नहीं पाए, या कभी उधर दिमाग गया ही नहीं। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव एनर्जी ये रही कि फादर का डर रहा, फादर का वो रहा, गाइडेंस रहा। हालांकि डर ज़्यादा था बहुत, मतलब एक खौफ जैसा जो होता है वो घर में हमेशा रहता था। कोई भी हमें पूछता है या जीप भी आपकी डैडी की है या कुछ, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे डैडी इस काम में हैं। कई लोग सोचते होंगे कि ये काम जो है मैकेनिक जो कहलाते हैं कि वो तो ऐसे ही है, लेकिन ये काम भी बहुत अच्छा है। और अगर इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं पा सकता है। और माशाल्लाह उन्होंने वर्ल्ड टूर किया। और उनके जो शौक़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि देखो अपने नाना से सीखो, कैसे गाड़ी रखते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं। उन्होंने अपने आप को जैसे मेंटेन करके रखा है। आज 73 इयर्स की जो उनकी एज है, उसमें वो लगते नहीं हैं कि मीन्स इस एज के हैं। वो अपने आप को फिट रखते हैं, अपने आप को
बिज़ी रखते हैं, एंगेज आज भी वो काम करते हैं। उन्होंने जो उपलब्धियां जो हासिल की हैं, जो उन्होंने जो चीज़ें करी हैं, जब कहीं अगर जाता हूँ मैं, जब किसी दूसरे शहर में गया, कहीं गया, तो फादर का जब ऑटोमोबाइल लाइन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अगर कहीं बैठे हैं किसी के साथ में और कोई बात निकलती है, तो वो आदमी जिस इज्जत से बात करता है, जिस उससे कि नहीं फिरोज़ भाई मतलब अथॉरिटी लाइक किसी चीज़ के अंदर, और ये बात है 70s की 80s की, तो वो एक बड़ी खुशी मिलती है। काफ़ी कोई भी ऐसा इंट्रोड्यूस कराता है, कोई मिलवाता है कि भाई ये फिरोज़ भाई के बच्चे हैं या वो हैं, तो वो बहुत एक अच्छा प्राउड फील होता है। आज भी अगर भोपाल जाओ तो जीप से रिलेटेड अगर कोई है, काम है, कुछ है, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत अच्छे से वो आपको ट्रीट करते हैं। फादर बहुत शुरू से ही मेहनती रहे हैं और हमेशा उन्होंने गाड़ियों को जो भी काम किया वो दिल से किया है, दिमाग से नहीं किया है। दिमाग इन द सेंस वो कभी भी पैसे को महत्व नहीं देते हैं, वो गाड़ी की क्वालिटी हर एक चीज़ की वो ज़्यादा रहता है। मुझे हमेशा लगता था कि ये इसको एक बिज़नेस के हिसाब से क्यों नहीं लेते, वो एक पैशन के हिसाब से ही लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी गाड़ी बनाते थे, कोई भी चीज़ करते थे, तो उसमें वक्त लगता था, हर एक चीज़ लगता था। मुझे वो लगता था उस टाइम पर। आज की तारीख में, आज मैं इस एज में आने के बाद मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जो वो करते थे बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल वो एप्रोप्रिएट था, और वो वही चीज़ होती है जो दिखती है। हम लोग डैडी के साथ इन्हें बॉम्बे भी बाय रोड जाते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था कि बाय रोड जाना, हमें इन्हें सुबह से निकल के शाम तक। पर डैडी ये थे कि बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं डैडी, और मतलब ना उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इन्हें नो वर्ड्स टू से। जहाँ तक उनका गाड़ियों से लगाव बोलना चाहिए, तो वो ऐसा लगाव है जैसे हम तीनों से मोहब्बत है उनको, अपनी औलादों से, वैसे ही वो उनकी औलाद हैं जैसे। बेइंतहा मोहब्बत है उनको, बहुत उसको चमकाना, साफ़ रखना, ज़रा भी स्क्रैच नहीं होना। किसी गंदी गाड़ी देखते हैं तो उनको बहुत देर तक वो लगता रहता है कि कितनी गंदी रखते हैं, कितनी गंदी रखते हैं। हम लोग भी डरते हैं कि डैडी के सामने गाड़ी वाड़ी लेके जाएं तो साफ़ सुथरी लेके जाएं, डैडी नाराज़ हो जाएंगे। तो बहुत यानी गाड़ी के लिए तो उनकी यानी दीवानगी की हद तक मोहब्बत है उनको। गाड़ी जब उन काम में लग जाते हैं तो खाना पीना किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता उनको। काम भी करते हैं तो भूल जाते हैं कि कुछ तकलीफ़ है मेरे को या कुछ, उस काम में बिल्कुल डूब के काम करते हैं। और उनका काम होता भी यूनिक है, बिल्कुल हट के काम है उनका। तो और लोग दूर दूर तक उनको पहचानते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने लाइफ में अपना ये मोटरसाइकिल को डीजलाइज़ किया था उन्होंने। तो यानी बहुत, अगर वो पढ़े लिखे होते तो आज मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छे ओहदे पे होते। बेचारे पढ़ नहीं पाए, अपने भाइयों को संभाला, अपने फैमिली को वो किया, बहुत छोटी उम्र से काम कर रहे हैं वो। तो अब ये बोलना चाहिए कि बेचारे उसी को अपना सब कुछ मान लिया, गाड़ियों को ही अपना सब कुछ मान के, अब उसी में उनका पैशन है, वही उसी में ही उनका घूमना फिरना, खाना पीना, शौक़, जितने शौक़ हैं वो उसी के ज़रिए सब पूरे करते हैं। कारों में ही, कारों को देख के किसी भी पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करना, उसके बारे में पूरा वो करना। उनकी गाड़ी वाकई में यानी जो बना के रखते हैं, बहुत लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। बुलेट जो है वो बोलना मेरी उम्र की है बुलेट। जब मैं पैदा हुई थी, जब डैडी ने ली थी वो गाड़ी। और हाँ जी, और उस पे हम हर संडे को डैडी हमको, दोनों बहनें हम छोटे छोटे पीछे बैठते थे, नईम भाई को आगे बिठाते थे वो, और संडे को हमारी राइड होती थी उसके ऊपर। हर संडे को हम लोग तैयार होके उसके ऊपर घूमते थे। और गाड़ियों का शौक़ मेरे को डैडी से ही के थ्रू ही लगा है। मैं 12 साल की उम्र से गाड़ियाँ चला रही हूँ। मैंने सब गाड़ियाँ चलाई हैं, मैं मोटरसाइकिल भी चलाई है, सब गाड़ियाँ चलाई हैं। और उन्हीं की शौक़ को देख के, डैडी जैसे गाड़ी चलाते थे तो मैं देखती थी उनके साथ कि वो कैसे बैठती थी, तो देखती थी कैसे चला रहे हैं, कौन सा गियर कब बदलते हैं, क्या करते हैं वो उनका देख के मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं अपने आप सीखी हूँ।
और वो उनको देख देख के ही सीखे। बुलेट है जिसको मतलब 61 मॉडल बुलेट है, वो बहुत फादर बहुत मतलब वो किसी को देते नहीं थे। और मतलब मैंने तो डाउन द ईयर्स देखा है कि कोई हाथ नहीं लगाए, बिल्कुल चमकती भी देखी है मैंने, कभी उस गाड़ी को धूल में नहीं देखी है। वो बाइक मेरे से एक बार गिर गई थी, मतलब मैं लेके जा रहा था और अनफॉर्चुनेटली कुछ कुत्ते लड़ रहे थे तो मैंने कुत्ते पे चढ़ा दी तो मैं गिर गया था। मुझे लगी भी थी, बट मुझे जो लगी थी उसका मुझे कोई होश ही नहीं था कि कहाँ लगी क्या लगी है। मुझे लगा था कि ये बाइक गिर गई, अब मैं इसका क्या करूँ। मैं इतना डर के आया हूँ, इतना मैं कैसे आया हूँ घर और कैसे मैंने बताया मैं ही जानता हूँ, बट दैट वाज वो इंसिडेंट था। बाइक का उन्हें इतना जुनून था और उनकी जो बाइक की आवाज़ थी वो मुझे आज भी कानों में, इन्हें मुझे इतनी पसंद है वो बाइक। और उनके हॉर्न की आवाज़ तो इतनी इन्हें पेटेंट है कि आज भी उधर से निकल के जा रहे थे तो मैंने अपनी बहू से कहा कि मुझे नाना के हॉर्न की आवाज़ आई और उतनी देर में वो निकले। यानी वो हॉर्न मुझे अभी तक कान में है और उनको इतना शौक़ है बाइक का, इतना मैंने बचपन से देख रही हूँ कि वो बाइक के बहुत ज़्यादा शौकीन है। जी जी। एक मोटरसाइकिल मैंने 64 में खरीदी जो आज तक मेरे पास है, वो 60 बरस से उस पर बैठता हूँ और आज भी जिस कंडीशन में ली थी उससे 10 गुना बेहतर कंडीशन में है और आज भी मैं चलाता हूँ और गाड़ी घोड़ों का मुझे बेहद शौक है। फादर ने मुझे रेड कलर की जीप बना के दी थी, बहुत खूबसूरत। अगर लेके निकल जाओ रोड पे तो लोग पलट पलट के देखते थे। उस टाइम वैल्यू नहीं थी, उस टाइम उसको बेच दी और बेचने के बाद जब रियलाइजेशन हुआ तो उस टाइम में 11 साल निकल गए। 11 साल बाद अब वापस मैंने वही जीप उनसे ही वापस ली है। तो जिस दिन मैंने वो जीप लेके घर लाया और फादर को मैंने खोल के दिखाई, फादर इतने खुश मेरे को सालों में नहीं दिखे। उनको ऐसा लगा जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो, इतने खुश थे वो जीप को देख के वापस। मैंने कहा बस ये अभी वापस आ गई है, तो अब वो उसमें उसको रिस्टोर करने में या उसको जो भी करना है उसको करने में लगे हुए। अभी भी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ी मॉडिफाई भी करी है, जैसी होती है वैसी नहीं है, इसके हेडगार्ड मुडगार्ड चेंज किए हैं। ये एक नई चीज़ इसमें अलग से जो है ये मॉडिफाई करी है, ये अलग से बना के पीस लगा है। ये बोनेट के अंदर भी ऐसा राफ्टर दिया है ताकि कभी बोनेट पे कोई खड़ा हो जाए तो ये डाउन नहीं हो, और नहीं तो बोनेट बहुत पतले होते हैं, ज़रा ऊपर चढ़ जाओ तो फिर चपटे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। Like I said, he has always been an inspiration to me. The first thing which comes into my mind after talking about my grandfather is cars, driving. I am highly inspired from his passion for cars. I have a good knowledge about cars. Even I am passionate about cars. Even I keep my car very clean. I don't like dirty cars. I keep it like my baby. And this is one thing which I have learnt from him. (1960) was the year. और उस साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त इनसे मुलाकात हुई थी। Precise 6th January 1960 मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था बॉम्बे जाते वक्त, और उस वक्त इनसे मुलाकात हुई मेरी। तो उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अभी 2016 तक तो हो ही जाएगी 3 बच्चे, और जब से साथ में ही हैं हम लोग हर चीज़ के लिए। कोई भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है घर में हमारे यहाँ पे या इनके यहाँ पे, उसमें हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश की। फिर ये आदत तो पुरानी है इनकी भी और हमारी भी।
पुरानी गाड़ियों को लेना, देखना, करना, क्योंकि है भी पुराने ज़माने के, तो ऑब्वियसली वो दिल दिमाग वहीं ज़्यादा चलता है बनिस्बत की नई गाड़ियों पे। चलाते जरूर हैं नई गाड़ियाँ, लेकिन दिल दिमाग सब वही पुरानी गाड़ियों पे रखते हैं। और ये एक एक चीज़ इतने पैशनेट तरीके से करते हैं, ये मज़ा आता है देखने में कि आज भी कोई इस तरीके से काम करता है और उसको अंजाम पूरी तरीके से देने की कोशिश करता है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। नॉर्मली अनबैलेंस अगर होते हैं तो इसमें होते हैं कि तुम टाइम बहुत लगा रहे हो, तो आराम से करो, जल्दी निपटो। और ये अपने तरीके से बाल नहीं आते, ये अपने जब तक पूरा तरीके से सेटिस्फाई नहीं होंगे वो करेंगे कुछ। तो आदत हो गई है उनको भी उसकी, ठीक है। अगर वो यूज्ड टू है उस चीज़ से, एंड रिजल्ट सही निकलना चाहिए। मुझे सही निकल जाता है, बड़ी इससे अच्छी और बात क्या होती है। अच्छे इंसान हैं कि आपकी तकलीफ में भी शाना बशाना खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुंह में अरे यार तकलीफ में मेरे से कुछ मांग लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनका हाथ तो हमेशा हेल्पफुल रहा है। जेब में किसी को भी कुछ मॉनिटरी भी मदद करते थे और सलाह भी देते थे, अच्छी सलाह भी देते थे। तो इससे तो हमारी दोस्ती काफ़ी बढ़ती गई। और वो हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गए और एक बड़े भाई की तरह हो गए। वो इतनी बारीकी से करते हैं कि कंपनी वाले भी क्या करते होंगे। मतलब वो तो एक कंपनी वाले तो सब नया ही सामान लगाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे और वेरेस ये जो है एक पुरानी गाड़ी को लेके उसको पूरा डिसमेंटल करना और फिर शुरू से ABCD चालू करना और एक एक बारीकी से उसमें काम करना कि कंपनी वाले भी, इंजीनियर भी कुछ नहीं कर सकता उसके आगे, उनके आगे। ऐसे महारत से वो काम करते थे और काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जो चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए मतलब सीखना चाहते हैं, जैसे कि उनको शेर व शायरी का बहुत शौक़ है, तो वो शेर व शायरी आपको इतने शेर याद सुना देंगे टाइम के हिसाब से, मौके के हिसाब से, कि आप हैरान हो जाएंगे। एक मुझे भी इतने शेर नहीं याद हैं जितने कि उनको याद है। ये एक उनमें यूनिक बात है। बहुत नेक इंसान है, खुदा ने उनको सारी नियामतों से नवाजा है उनको। और मतलब जिससे भी मिलते हैं, एक बार मिल लेते हैं तो फिर वो कभी अपनी दोस्ती छोड़ते नहीं है। वो सबसे बहुत अच्छे से मिलते और बहुत मोहब्बत से। दोनों मियाँ बीवी बहुत ख्याल रखते हैं हम लोगों का और कभी ऐसा अकेलापन हमें भी महसूस नहीं होता है इन लोगों की वजह से। और सारे बच्चे भी उनके बहुत मोहब्बत रखते हैं, छोटे बड़े सब, उनके भाई लोग जो भी उनके पहचान के हैं वो सब हमसे भी रखते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हम इस काबिल हैं कि लोग हमें पूछ लेते हैं। '61 में मेरी शादी हुई। शादी इसलिए करनी पड़ी कि माँ की डेथ हो गई थी और घर में कोई काम करने वाला नहीं था। डैडी ने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई, मेरी 20-21 साल की उम्र थी, मैं बहुत कुछ आगे करना चाहता था। अल्टीमेटली माने नहीं, मेरी शादी हुई 61 में। और बिश्ती मोहल्ला एक जगह है जहाँ मेरे ससुर रहते थे और वो पुलिस के रिटायर आदमी थे और बहुत दबंग किस्म के आदमी थे। उनकी बेटी बिया के लाने के बाद हमारी ज़िंदगी शुरू हुई। उसने सारे भाइयों को पाला, बाप को पाला, दादा को पाला, हमें पाला। और गर्ज ये कि हम खुशनसीब थे जो ऐसी बीवी मिली जिसने दुनिया में आके, घर में आके और बेहतरीन काम किया। सब कुछ संभाला, पूरे घर को संभाला। खाना रोटी इतनी बनती थी, भाइयों की खुराक थी 7-7, 6-6, 8-8 रोटी और सबके लिए इतनी बड़ी थाली में आटा गूंथता था। और गुंदी लगाने में, मुक्की लगाने में उसको हाथ दुखते थे, मैं लगाता था उसमें मुक्की और रोटियाँ बनती थी बिल्कुल। तो मालिक की दया से शादी मेरी बड़ी फली फूट हुई। 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई उस दिन मेरी बेटी पैदा हुई, बड़ी वाली जो अभी आ रही है।
और उसके बाद बड़ा खुश हुआ मैं कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि पहले मेरे को, क्योंकि हमारे बाप कहते थे कि बेटी जो है वो अल्लाह का नूर है, पहला बेटी आना चाहिए हमारे घर में। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, वो बेटी हुई। उसके 2-4 साल 5 साल के बाद छोटी बेटी पैदा हुई, तो मेरे को लगा यार कि ऐसा क्या, फिर बेटी हो गई। फिर कोई बात नहीं, फिर भी सब्र करा, सब ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर मैंने भी दिल में ये तय करा कोई बात नहीं यार। तीसरी दफ़ा नईम साहब पैदा हुए, अल्लाह मियाँ ने बहुत प्यारा बेटा दिया। बहुत, मेरे को कोई बात की तमन्ना नहीं है, दोनों बेटी और एक बेटा। इन दोनों की शादी भी बहुत अच्छे ढंग से करी और मेरी शादी में कोई किसी तरह की परेशानी, मेरे को साफ़ा इतनी ज़ोर का बंधवाया था मेरे डैडी ने, वो पुलिस वाला खुला रख के, और साफ़ा उस दिन 52 निकाह थे इंदौर के अंदर, और याकूब अली काजी ने मेरी निकाह करवाया था। और जिस वक्त वो सर में इस कदर खुजाल चल रही थी और आखिरी में मेरा निकाह हुआ, निकाह होते ही बराबर साफ़ा आफा फेंका और मैंने खूब सर खुजाया। पहले मैंने कहा साली ये तकलीफ़ दूर हो जाए। तो अल्लाह का करम रहा, जब हम बिया के लाए तो घर में नेक के लिए डेली रोकती हैं बहनें, तो सीधे हाथ में बीवी थी गोद में और उसी जेब में पर्स था, उनको पैसे देना पड़ते हैं। तो अब वो इस हाथ में से फिर इस हाथ में ली, फिर पर्स निकाला, फिर एक ही हाथ से उनको नेक दिया, और मालिक के दया से वो सब जिम्मेदारियाँ पूरी हुई, सारी रस्में पूरी हुई, और अल्लाह के करम से आज तक वो औरत मेहनत कर रही है, हम लोगों को संभाल रही है। कि अभी भी मैं कुछ और करना चाहता हूँ। कभी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ काम के मामले में, ऐसा लगता है कि रोज़ एक नया काम, रोज़ एक नई चीज़। और मुझे एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, मैं किसी गाड़ी में मैं बहुत परेशान हुआ, रात को 12:30-1 बजे घर आया और खाना खा के और मैं सो गया। सोने के बाद ख्वाब में वही काम चालू हुआ और उस ख्वाब में वो गाड़ी रिपेयर करी और सुबह जाके मैंने करी जब वो गाड़ी तैयार हो गई। ये मेरे शौक़ का वो मामला है, इससे बढ़ के शौक़ नहीं हो सकता। और हमेशा मैंने काम को महत्व दिया। पैसा सेकेंडरी चीज़ है, पैसा तो मिले ही मिला मेरे को, मगर काम में जो मैंने दिलचस्पी रही, जो मेहनत करी मैंने, जो लोगों को सिखाया, बच्चों को सिखाया, वो मुझे अच्छा लगता है। और आज भी मेरा दिल कहता है कि 15-20 बच्चे की अगर मैं क्लास लूँ, उनको बेसिक सिखाऊँ कि बेसिक होता क्या है, तो वो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा कि उन बच्चों को मैं कुछ सिखा सकूँ। मगर क्या करूँ, ऐसे कोई लोग ही नहीं है जो उस बात को, मेरे गैराज में क्लास लगा सकता हूँ मैं, पढ़े लिखे बच्चे आए, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, मगर मैं बेसिक सब समझता हूँ कि बेसिक क्या होता है। कोई भी फील्ड में जब काम करो, अगर डॉक्टर बनो तो इतना बेहतरीन डॉक्टर बनो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले। मैकेनिक बनो तो इतना बेहतरीन मैकेनिक बनो कि लोग तुम्हारे पीछे आएँ। आप कभी मांगो मत पैसा किसी से, पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। तो मैं तो मेरी आने वाली जनरेशन को यही कहता हूँ, बेटा ईमानदारी रखो, मेहनत करो। वक्ती तौर पे कई उतार चढ़ाव आते हैं, उससे भी जूझो, उससे भी मेहनत करके आगे आओ, और ईमानदारी रखोगे और अच्छा काम करोगे और काम को समझो और काम वाले की इज्जत करो। जो बुजुर्ग आदमी है उसकी इज्जत करना सीखो। नहीं तो कई लोग क्या है, एक शेर है बहुत अच्छा कि शोहरत को मेरी तलखी गुफ्तार खा गई। शोहरत मतलब वाहवाही, तलखी मतलब बोलने का ढंग। तो शोहरत को मेरी तलखी मतलब गाली गुफ्तार तो समझते हो आप। तो शोहरत को मेरी तलखी गुफ्तार खा गई, हमको हमारी फितरत खुददार खा गई, और ज़मी तेरा पेट अभी तक नहीं भरा, कैसे कैसे साहिब किरदार खा गई। मेहनत करोगे, मोहब्बत रखोगे, लोगों से सरोकार रखोगे, तो दुनिया में आपको कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। हर आदमी को झुक के मिलो, प्यार मोहब्बत से मिलो, और आने वाली जनरेशन को गले लगाओ, समझाओ, बताओ दुनिया का। अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दो।